दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लीजेंड ऑफ द हनुमान का एपिसोड नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको द लीजेंड ऑफ द हनुमान के एपिसोड नंबर 1। तो उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि ये एक चक्र है जिसके अंदर बताया जाता है हनुमान जी की कहानी के बारे में, जो कि दो योद्धा के ऊपर बेस है, जिनमें से एक है हनुमान और दूसरा है रावण। तो दोस्तों मूवी का जो फर्स्ट सीन है उसके अंदर बताया जाता है अंजना माता को, जो कि हनुमान के बाल स्वरूप को इधर उधर ढूंढती रहती हैं, और दूसरी तरफ बताया जाता है रावण के जो पिता है उनको, वो रावण को ढूंढते रहते हैं एक मशाल लेकर। और तभी हनुमान जी को बताया जाता है कि जो अंजना माता को इर्द गिर्द उनसे छुपन छुपाई खेल रहे थे। और दूसरी तरफ बताया जाता है रावण को बताया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि एक युवा अवस्था में उसे बताया जाता है जो कि एक योद्धा से युद्ध करता रहता है, और जहाँ पर दूसरी जगह रावण अपने पिता के साथ एक यज्ञ में बैठे रहते हैं, और तभी वहाँ पर उनके पिता एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि जो हमारा समुद्र मंथन हुआ था उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, समुद्र मंथन के बारे में इस एपिसोड के अंदर बताया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि देवता और इसी के साथ जो हमारे असुर थे उन दोनों ने मिलकर फैसला किया था समुद्र मंथन करने का, और जो इस समय आएगा उसे आधा आधा बांटने का। और इसके बाद समुद्र मंथन चालू होता है, और समुद्र मंथन होते वक्त कई सारी चीजें उसमें से बाहर निकलती है। और इसके बाद भगवान जो विष्णु है वो देखते हैं यदि अमृत जो असुरों को मिल गया तो वो पीकर वो पूरे संसार में अनर्थ मचा देंगे, और इसी को कंट्रोल करने के लिए जैसे ही अमृत निकलता है तो वो असुरों का ध्यान भटका देते हैं, और जो अमृत रहता है उसे भगवान विष्णु पी जाते हैं। और ये सुनकर जो हमारा रावण रहता है वो भी छोटा स्वरूप में रहता है, और इसी के बाद वो पूरा अमृत खुद ही पी जाते हैं। इसके बाद रावण को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, और वो बोलता है कि उसकी माँ और उसके अंदर भी असुरों का खून रहता है। ये सुनकर इसलिए ही उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो बोलता है ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। और तभी हमारा जो रावण है ये बात सुनकर तभी निर्णय लेता है कि मैं सारे देवता से इस बात का बदला जरूर लूंगा, और फिर वो एक अंधेरे के राक्षस से मदद मांगने जाता है। और दूसरी जगह जो हम इंद्र देवता को देखते हैं, और वो अंजना और उसके पुत्र के पास आता है, हनुमान के पास, और वो बताते हैं कि हनुमान को उनकी शक्तियों पर काबू नहीं है, और इसी के कारण यदि आज हम नहीं रोकते इन्हें तो ये पूरे संसार को सूर्य को निगल जाते। और अंजना बोलती है कि हमारा हनुमान नादान है और अभी ये बच्चा है, और इंद्र देवता उससे शक्तियां वापस लेने के लिए बोलते हैं। तभी जो माता है वो बोलती है कि हनुमान है वो बिना शक्तियों के अब क्या करेगा, लेकिन इंद्रदेव बोलते हैं ये उसकी भलाई के लिए है। और इसके बाद हनुमान को ये ज्ञान नहीं है कि वो अपनी शक्तियों से क्या कर सकता है, ये भी बोलते हैं। और इन शक्ति के अलावा उसके पास एक और गुण है, और वो बोलते हैं कि इसकी पवित्रता, और ये खूबी जो है जब ही उभर सकती है जब हनुमान से उसकी शक्ति वापस ले ली जाए। और इसके बाद इंद्रदेव हनुमान की शक्ति को वापस ले लेते हैं। कहानी कुछ साल बाद आगे बढ़ती है, जहाँ पर हनुमान जी को अपने बड़े स्वरूप के अंदर बताया जाता है, और इसी के साथ वानरों के राजा सुग्रीव को भी बताया जाता है, जो कि कुछ साथियों के साथ जंगल के अंदर जाते हैं, और तभी उनका सामना एक नाग से हो जाता है। और इसी के बाद हनुमान वहां पर आते हैं और उस नाग को बुरी तरीके से पीटते हैं, और इसी के बाद वो सब एक गुफा के अंदर चल जाता है। तभी वो बोलता है कि ये सब सुग्रीव का करा धरा है और उसी ने ही ये सब किया है, और इसके साथ बोलते हैं कि पहले तो उसने हमारा जो राज्य है उसे छीन लिया और अब हम पर हमला करवा रहा है। तभी जावन जी जो है वो बोलते हैं कि मुझे जंगल से कुछ
इंसानों की खुशबू आ रही है। और इसके बाद हनुमान तुरंत अपना भेष बदल कर जाते हैं और उनके पास जाकर उनसे पूछताछ करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारे राम और लक्ष्मण हैं। और हनुमान जी एक बूढ़े आदमी का वेश बदल कर उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या काम है तुम्हें। तभी वो बताते हैं कि हमें वानरों के राजा सुग्रीव से मिलना है। और तभी हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि तुम्हें किस कारण से उन्हें मिलना है। और इतनी ही देर के अंदर हमारे जो लक्ष्मण है वो बीच में बोल जाते हैं और वो बताते हैं कि हमारे भाई राम और मैं लक्ष्मण और सीता हम सब मिलकर वनवास काट रहे थे। लेकिन तभी एक सीता माता को एक हिरण दिखता है कि जो कि बड़ा चमकीला रहता है और उसे पकड़ने के लिए श्री राम उसके पीछे जाते हैं। और जब भी उसके आगे जाकर उन्हें पता लगता है कि ये एक असुर है। और इसके बाद वो आवाज़ चेंज कर कर लक्ष्मण को बुलाता है और तभी सीता माता लक्ष्मण को भी भेज देती है। तभी वो एक रेखा खींच के जाता है और इसके बाद वो बोलता है कि आप माता इसे पार नहीं करना। और इसके बाद वो जाकर देखता है तो वो असुर रहता है। और इसके बाद उसी समय वहां पर रावण आ जाता है जो कि उस रेखा को पार नहीं कर पाता। और इसके बाद वो अपना भेष बदलता है और वो एक ब्राह्मण अपने ओरिजिनल रूप के अंदर आ जाता है जो कि ब्राह्मण के अंदर। और वो सीधा उस लकीर से सीता को बाहर की तरफ बुलवाता है। और सीता जैसे ही उसे जो दक्षिणा है उसे देने के लिए आगे बढ़ती है तो रावण उसे पकड़कर अपने जो हवाई जो जहाज रहता है उसके अंदर बिठाकर वहां से ले जाता है। और तभी ये देखकर जटायु जी उन्हें रोकने की कोशिश की तो रावण ने उनके पंख काटकर उन्हें वहीं छोड़ दिया। और बोलते हैं कि जटायु के जो आखिरी शब्द है वो यहाँ पर हमें लेकर आए हैं। और फिर राम के पूछने पर हनुमान जी अपने असली स्वरूप के अंदर आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं हनुमान हूँ। और वो बोलते हैं कि हम आपको परखने आते हैं। तो दोस्तों एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। हम एपिसोड 2 आने वाला है, उसकी भी एक्सप्लेनेशन हम हमारे चैनल पर जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक तो करना ही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लीजेंड ऑफ द हनुमान। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज डिज्नी स्टार पर आई थी तो आज की इस वीडियो में हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसके एपिसोड 1 के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एपिसोड 1 के अंदर बताया जाता है हनुमान जी को और इसी के साथ बताया जाता है रावण को। यहाँ पर अंजना माता हनुमान जी को ढूंढती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस सीन के अंदर जो हमारे हनुमान जी है वो अभी बच्चे के रूप में है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ बताया जाता है कि रावण के जो पिता है वो एक ब्राह्मण रहते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, वो रावण को ढूंढते रहते हैं। तभी रावण को बताया जाता है वो कुछ योद्धा से युद्ध करता रहता है। और दूसरी जगह हनुमान को बताया जाता है कि जो कि अपनी माता के साथ लुका छुपी खेलता रहता है। और इसके बाद अगले सीन के अंदर बताया जाता है कि रावण के पिता उसे एक कहानी सुनाते हैं जिसके अंदर बताते हैं समुद्र मंथन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, समुद्र मंथन के बारे में भी आप जानते होंगे। उसके पिता उसे बोलते हैं कि सारे देवता और जितने भी जो असुर है उन सभी ने मिलकर ये निश्चय किया कि हम समुद्र मंथन करेंगे और इसके बाद उससे अमृत प्राप्त करेंगे। और इसके साथ और भी कई सारी चीज़ें निकली थी और इसके बाद वो सब मान जाते हैं और समुद्र मंथन करते हैं। और इसी बीच समुद्र मंथन से कई चीज़ें निकलती है। वो एक एक बारी करके असुर और इसी के साथ देवताओं ने बांट लेते हैं। और जब अमृत की बारी आती है तो भगवान विष्णु अपना लीला दिखाते हैं और उस सारा अमृत खुद ही पी जाते हैं। और इसके बाद बताया जाता है कि रावण को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसके अंदर भी राक्षसों का खून दौड़ रहा था। और इसके बाद रावण बोलता है ये तो उन लोगों ने गलत किया, आज हम भी अमर होते।
और इसके बाद अगले सीन के अंदर बताया जाता है कि हनुमान के बारे में, जो कि सूरज को नगलने के लिए आसमान में उड़ते हैं। और इसी को देखकर जो हमारे जो इंद्रदेव थे वो अंजनी माता के पास आके बोलते हैं कि हम हनुमान की शक्तियाँ ले रहे हैं, लेकिन अंजना बोलती है कि अब हमारा हनुमान बिना शक्तियों के क्या करेगा। लेकिन तभी इंद्रदेव बोलते हैं कि इसे समय आने पर वो शक्तियाँ वापस मिल जाएगी, लेकिन अभी जो इन शक्तियों का ये यूज़ कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। और इसके बाद वो उससे शक्तियाँ छीन लेते हैं। और दूसरी तरफ बताया जाता है सुग्रीव को और इसी के साथ श्री राम जी को, जो कि आते रहते हैं वन के तरफ। और इसी तरफ जामन जी को बताया जाता है, जो कि आकर बोलता है कि सुग्रीव से कि मैंने 2 इंसानों की सुगंध को सूंघा है। और इसके बाद वो हनुमान को देखने के लिए भेजते हैं और हनुमान जी अपना भेष बदल कर वहाँ पर जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। इसके बाद उन्हें पता लगता है कि ये सुग्रीव से मिलने आए हैं। और इसके बाद वो हनुमान के पीछे पीछे जाते हैं और इसके बाद उन्हें पता लगता है और वो उनसे बातें करते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और दोस्तों इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं। द लीजेंड ऑफ द हनुमान डिज्नी हॉटस्टार के लिए सादर देवराज, जीवन जे कंग और चारवी अग्रवाल द्वारा बनाई गई है। एक भारतीय एनिमेटेड श्रृंखला है जिसे ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित सीरीज का प्रीमियम लगभग 29 जनवरी 2021 को किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 29 जनवरी 2021 को इसे रिलीज़ कर दिया गया था। ऐसे के आज सारे जितने भी एपिसोड हैं उनको, और आप इसे डिज्नी हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यदि आप उसे परचेज नहीं कर रखा तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इनकी डिटेल जान लेते हैं थोड़ी। इसके बारे में बात की जाए तो इसे बनाया गया है एनिमेटेड और हिंदू इतिहास के ऊपर है और वास्तविक घटना है। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक घटना के द्वारा बनाई गई है। ये बनाई गई है सादर देवराज और जीवन जे कंगाल और चारवी अग्रवाल के साथ। और इसे लिखा है सादर देवराज और रवत चढ़ा और अश्नित पांडे और अश्विंद सेठ। और इसे जो डायरेक्ट किया है जीवन जे कंगाल ने और नवीन जॉन ने। और वर्णनात्मक कार्य शानदार कैलाश और इसे साथ उद्गम देश भारत। और इसकी जो लैंग्वेज है इसे ऑफिशियल रूप से हिंदी के अंदर बनाया गया है। ऋतुओं की संख्या इसके अंदर जो बताया एपिसोड लगभग 26 एपिसोड और सीजन 2 है। और इसे भारत के अंदर अभी तक रिलीज़ किया गया है और निर्माता कंपनी ग्राफिक इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टार इंडिया ने और डिज्नी स्टार के प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये आपको हॉटस्टार के टीवी चैनलों पर भी देखने को मिलने वाली है। मून नेटवर्क, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है और इसे 29 जनवरी और लगभग 27 जुलाई 2021 को दूसरा एपिसोड भी इसके साथ रिलीज कर दिया गया। श्रृंखला इस प्रकार है कि जब भगवान महादेव भगवान राम की सेवा करने के लिए हनुमान के रूप में अवतार लेते हैं और उनका एक शक्तिशाली योद्धा से भगवान से परिवर्तन होता है और कैसे हनुमान घोर अंधकार के बीच आशा की किरण दिखलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये महाभारत पे ही बेस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो हनुमान जी हैं उनका मेन रोल बताया गया है। क्योंकि इस सीरीज़ का नाम ही हनुमान जी पे बेस है, लीजेंड ऑफ हनुमान। तो इसके अंदर जो हनुमान जी हैं उनके बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राम जी के साथ हनुमान जी जो जो कार्य इन्होंने किया था उन सभी के बारे में बताए गए। और इसके अंदर जो आपको म्यूज़िक देखने को मिले, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया है। जो साउंड है इसके अंदर श्री राम के रूप में संकेत मल्होत्रा और सुमित्र पांडे सीता के रूप में आपको देखने को मिले थे। दमदीप सिंह ब्रगज हनुमान के एक शून्य दान के रूप में, सुग्रीव के रूप में विक्रम चंद्र चतुर्वेदी, लक्ष्मण के रूप में रिचर्ड जोएड और शानदार लेख रावण के रूप में किशोर रावण के रूप में रोहित यादव और जम्बन के रूप में शक्ति सिंह और हिद वेद के रूप में वली के रूप में और भी कई सारे जो छोटे मोटे सिंह वॉइस ओवर है वो भी है। और टीम ने एपिसोड का काम
को केवल डब करने के बजाय अभिनेताओं को अभिनय करने की अनुमति दे दी थी। एनिमेटेड का इतिहास किया है और चित्र डिजाइन का काम सह निर्माता चारवी अग्रवाल द्वारा किया गया है। एपिसोड 1 के बारे में आपको बता दे तो जी हाँ दोस्तों, एपिसोड 1 किंवदंती शुरुआत होती है जीवन के कंग जीवन जॉन। इसे निर्देशित करने वाले और इसे लिखा है शारदा देवराज ने, सरवत चड्डा और इसके साथ अश्रित पांडे और सरवत सैर्य। इसे लगभग 29 जनवरी 2021 को रिलीज किया गया बंदर राजा जीवन जे कांग्स नवीन जॉन के साथ में। जी हाँ दोस्तों, शानदार देवराज और सरवत चड्डा और इसके साथ अश्वत सैर्या। और अगला जो एपिसोड था तीसरा किष्किंधा ब्राउन और चौथा वादा। ये दोस्तों सभी एपिसोड 29 जनवरी 2021 को जंगल की आत्मा और अंधेरा उगता है और इसके साथ ही यश राज। जी हाँ दोस्तों, 8वां एपिसोड द शून्य दर्जन गुफा इंद्र का श्राप और संपत्ति उगता है और आम और सूरज। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की जो सारी स्टोरी है वो इसमें एक्सप्लेन की गई है 2013 नहीं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो 13वां एपिसोड था, जी हाँ वो है भूल गया सच। और इसका जो सीजन जो आपको 2 देखने को मिला था वो लगभग 27 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, 27 जुलाई 2021 को विश्वास की छलांग और सिंहास राइज और इसके साथ तीसरा रावण और चौथा अशोक वन और 5वां सीता का बल और 6ठा संदेश मिल गया। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के बारे में हम बता देते हैं। इस निर्देशित किया है जीवन जे कंगाल और नवीन जॉन ने और इसके साथ इसे जो हमारे लिखा है इसे शारदा देवराज, सरवत चड्डा और अश्रित पांडे। और अब बात करते हैं इसके आगे बढ़ के आग का नेतृत्व घर पर वापसी महासागर के अलावा युद्ध शुरू। जी हाँ दोस्तों, आखिरी एपिसोड था दोस्तों, युद्ध शुरू। श्रृंखला का प्रीमियम लगभग 29 जनवरी 2021 को 5.1 ऑडियो के साथ 7 भारतीय भाषाओं में स्वेग पर टीनी और स्टार पर रिलीज कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 5 हिंदी भाषा जो भी हम आपको बता रहे हैं किस किस भाषा में अवेलेबल है। श्रृंखला के लिए पहला ट्रेलर 18 जनवरी 2021 को डिज्नी स्टार द्वारा यूट्यूब पर रिलीज किया गया और हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी जारी किया गया। और जी हाँ दोस्तों, इन सभी प्लेटफॉर्म पर इसे जारी किया गया। और अब हम बात करते हैं हनुमान जी की जो बारे में इसे IMDb रेटिंग है जो 9.8 है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार इस पर रेटिंग दी गई है, लगभग 9.8 के समथिंग। और अब हम बात करते हैं इसके और भी एपिसोड हैं, उन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और इसी के साथ यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। और थोड़ी हनुमान जी के बारे में भी थोड़ी डिटेल हम आपको बता ही देते हैं। एक हिंदू देवता और भगवान के देववान सारथी हैं। हनुमान महाकाव्य रावण के केंद्रीय पात्रों में से एक है। वह राम के प्रबल भक्त और चिरंजीवी में से एक है। हनुमान को पवन देवता वायु का पुत्र माना जाता है। उन्होंने कई कहानियों में हनुमान के जन्म से प्रतीक भूमिका भी बताई है और पृथ्वी पर भगवान शिव का अवतार या यश अवतार माना जाता है। हनुमान का उल्लेख कई अन्य ग्रंथों में किया गया है जैसे महाकाल, महाभारत और विभिन्न पुराण में। और हनुमंता बुद्धि, शक्ति, साहस और भी कई सारे अनुशासन के देवता है। देवनागरी हनुमान और संस्कृति लिपि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने द लीजेंड ऑफ हनुमान के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच के कई एपिसोड उठाए और आपको एक्सप्लेन किए। तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दी हमारे दूसरे चैनल की, उस पर भी जाकर आप इन एपिसोडों को पूरा देख सकते हैं। और आने वाले समय के अंदर हम हमारे चैनल पर इसके जो अपकमिंग जितने भी एपिसोड हैं वो कंटिन्यूस अपलोड करते रहेंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिएगा, क्योंकि हम हमारे इस चैनल पर कई सारी वेब सीरीज़ और मूवी जो है आने वाली अपकमिंग है उनकी भी अपडेट लाते रहते हैं और इसके साथ एक्सप्लेनेशन मूवी की लाते रहते हैं। चाहे यदि आपको और किसी भी मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज में वो मूवी हो,
चाहे वो कई साल पुरानी हो, चाहे नई हो या ट्रेंडिंग में यदि अभी चल रही हो, उन सभी की एक्सप्लेनेशन हम हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर अपलोड करते हैं। और आप इसे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और भी यदि आपको इसके एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूस ही हम इसके एक के बाद एक एपिसोड कंटिन्यूस अपलोड करने वाले हैं। एक दिन के अंदर लगभग 2 से 3 एपिसोड आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तभी जो हमारा सीन है वो चेंज होता है, जहाँ पर बताया जाता है और राम और लक्ष्मण जो कि अपने तो तलवार को थोड़ा युद्ध नीति सीखता है और तलवारबाजी दोनों भाई करते हैं। तभी जो हमारा जो राम है वो लक्ष्मण को युद्ध नीति के बारे में थोड़ा बताते हैं, और तभी वो बताते हैं हमारे लक्ष्मण को कि वो ऐसा युद्ध महान नहीं होता जिसके अंदर विधवा औरतें, बच्चे और बूढ़े घायल हो। और बताते हैं कि युद्ध का दूसरा नाम है विनाशे, और जो विनाश का साध्य, और बोलते हैं कि वो और किसी का साथी नहीं होता। अब हनुमान को सीता के पेट में जीवित देखते हैं, तब उन्हें राम की बात याद आता है, और तभी उन्हें बात याद आती है श्री राम की। वो बात, जी हाँ दोस्तों, वो बात याद आती है कि जब श्री राम ने बोला था कि मुझे तुम से भी ज़्यादा भरोसा है। और इसके बाद हमारे जो हनुमान हैं वो उड़ जाते हैं और अपनी गदा हाथ में ले लेते हैं, और देखते देखते उनका कद बहुत बड़ा होता है, और वो सीखा कि जो सिर है और पूंछ है उसको फाड़कर बाहर आ जाते हैं। और इस तरीके से जो सीखा है राक्षसनी उसका अंत होता है। और जब हनुमान जी एकदम बाहर आते हैं और बहुत तेज आवाज़ में गरजते हैं, और उनकी आवाज़ काका और अन्य साथियों तक भी पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, इतनी तेज आवाज़ में वो चिल्लाते हैं, और सभी लोग ये आवाज़ सुनकर खुश जाते हैं, और उन्हें सभी को पता चल जाता है कि हनुमान अभी जिंदा है। और इधर इंद्रजीत जो हमारा है उसे भी पता चल जाता है कि जो हनुमान है वो जिंदा है। तब वो अपने एक गुलाम को बुलाकर कहते हैं कि उसकी जो स्वागत के लिए अच्छे से हथियार जो हथियार है वो तैयार करें, क्योंकि युद्ध का आगाज़ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये एपिसोड यहीं एंड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 भी आपको बता दिया है, सेक्शन 2 का एपिसोड 2 द लीजेंड ऑफ हनुमान का। तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अब हनुमान लंका की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर उनका सामना होता है सुरसा से, और वो उसका रास्ता रोकती है और उससे कहती है कि उसके पास वो वरदान है कि कोई उसके पार नहीं कर सकता उसके चलते हुए। उसे पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कि उसके मुंह से अंदर जाकर जिंदा वापस आने के लिए। तभी हनुमान उसकी चुनौती स्वीकारते हैं और उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तभी वो सुरसा से कहते हैं, अब मुझे आगे जाने की अनुमति दो। तभी सुरसा एक नारी का भेष लेती है, और तभी वो हनुमान को बताती है कि ये तुम्हारी एक परीक्षा थी जो कि देवों के द्वारा तुम्हारी ले गई थी। और इसी के साथ वो बताती है देवों ने इसके लिए तुम्हें चुना था, और वो बताती है कि तुम इस परीक्षा में पास हुए। और इसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ। और इसके साथ वो बताती है कि इसके साथ वो बताती है कि इस समुंदर के अंदर सीलका नाम की एक राक्षसनी रहती हैं। और इसके बाद बोलती है कि वो इंद्रजीत की वफादार है, और बताती है इसी के साथ है कि यदि तुम चाहोगे तो वो तुम्हारी सारी बातें सीधा उन्हें बता देगी, और वो तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकती है। तभी वो हनुमान जी पूछते हैं कि इंद्रजीत इतना खतरनाक है कि वो इतना खतरनाक है कि जितना कहानियों में सुना है। तभी हनुमान पूछते हैं कि
तभी वो बोलती है कि जो हमारा इंद्रजीत है उन्हें एक बार युद्ध में हराया जाता है, लेकिन उसके जो माया जाल है उससे कोई भी आज तक बच नहीं पाया। तभी हनुमान रेणुका से कहते हैं गुरु से पहले चेले से टकराना होगा। और तभी वो बोलता है कि वो एक राक्षसनी है। तभी रानी हनुमान को बताती है जहाँ से सब राक्षसों की जो शक्ति है वो ख़त्म होती है, तभी सिनेका की शक्ति स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये था एपिसोड नंबर 1 सेक्शन 2 का द लीजेंड ऑफ हनुमान। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी? इससे पहले भी हमने कई एपिसोड ला चुके हैं और सेक्शन 2 का तो कंटिन्यूस हम सारा एपिसोड आप तक एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को तो लाइक तो करना ही है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में द लीजेंड ऑफ हनुमान का सेक्शन 2 का एपिसोड नंबर 1 आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारी इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर यदि आप नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपको एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग के अंदर बताया जाता है नल नील का, जो कि एक मजाक का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वो दोनों मिलकर एक घर को बनाते हैं जो कि हवा से उड़ जाता है। और फिर बताया जाता है अंगद को, जो कि बाली का पुत्र था, वो जामन से बात बोलता है कि मुझे हनुमान को अकेला भेजना नहीं चाहिए था। और तभी काका उससे कहते हैं कि अब हनुमान को आगे का सफ़र खुद ही करना है। तभी अंगद कहता है कि अब वो हनुमान नहीं रहा है, वो अब हनुमान नहीं रहा है, वो अब कुछ और ही बन चुका है, एक देव। अब तभी काका बोलते हैं कि हनुमान अब तुम्हारे लिए दोस्त ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जामन जो है वो बोलता है कि हनुमान चेंज हो चुका है। और तभी जो जामन बोलता है कि मुझे उस हनुमान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और तभी काका उसे एहसास कराते हैं कि तुम अपनी शक्तियों को कम नहीं समझो, क्योंकि तुम महाबली का बेटा हो और किष्किंधा के अब राजकुमार हो। और अंगद कहते हैं कि मेरे पिता बलवान थे लेकिन बुद्धिमान नहीं। और तभी जामन जी उसे बताते हैं कि तुम्हारी अच्छाइयों के कारण उनकी बुराई छुप जाएगी और तुम उसे भूल जाओ। अब ये सब वो हमारे लिए सच्चाई और बहादुरी का प्रतीक है। और अंगद से कहते हैं तुम भी अपने पिता के जैसे बन सकते हो, क्योंकि तुम में वो सब गुण है। अब वो पूछता है कि अब आगे हनुमान का क्या होगा। तभी काका उसे कहते हैं कि हनुमान के लिए चुनौतियाँ और बढ़ गई है और हनुमान को खुद ही पहचानना होगा, और इसकी मदद करेंगे हनुमान के पुत्र, जो हनुमान जी के जो पिता है वायु देव। और तभी हनुमान जी को बताया जाता है कि जो कि हवा के अंदर उड़ते रहते हैं। तभी एक हवा का झोंका आता है जो कि हनुमान जी को रोक देते। तभी हनुमान जी बोलते हैं कि क्यों उनका रास्ता रोका जाता है। तभी वो बोलता है कि मैं महाराज सुग्रीव का संदेश वाहक और पवन पुत्र का पुत्र हूँ। तभी बताया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो हमारे जो पवन देव है वो उनके पिता वही है। और अगले सीन के अंदर बताया जाता है जामन और सुग्रीव को बताया जाता है कि उनके बारे में बचपन में वो मेरे साथ खेलने वाला एक देव है और उसके पिता वायु कैसे। और वो बोलते हैं कि उनके पिता वायु कैसे, क्योंकि वायु को तो महसूस किया जाता है। तभी काका कहते हैं कि तुम्हारी तरह हनुमान भी वायु को देख नहीं पाएगा, और उसी तरह हनुमान भी उसे देख नहीं पाता, उन्हें एहसास उम्र भर रहेगा। तभी हमें पता चलता है कि हनुमान के पास वायुदेव ने उनकी अपनी जितनी भी शक्तियाँ थी वो हनुमान को दे देता है, और वक्त आने पर वो हनुमान को इन्हें सही तरीके से यूज़ करने की शक्ति भी देगी। और तभी हनुमान को एक आम वानर से महाबली बनाता है। और तभी हनुमान जी अपने पिता पवन से जो है वो अपना आज्ञा मानते हैं और बोलते हैं कि मैं इसके अंदर सफल हूँ। और इसके बाद वो अपनी यात्रा वापस चालू करते हैं
और लंका तक का जो सफ़र रहता है उसके लिए आशीर्वाद वो दे देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रावण के दो भाइयों को, जिनमें से एक इंद्रजीत उसके भाई का मजाक उड़ाता है और उसका भाई बोलता है कि तुम्हें सीता के बारे में कुछ बात करनी है। और तभी वो बोलता है कि सीता एक विश्वास लेकर बैठी है कि उनके पिता जो सूर्यदोष उनके पति आएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। और तभी उनका भाई बोलता है कि राम और लक्ष्मण बहुत बहादुर है, उनके किस्से कई जगहों पर है और सारा जहां जानता है, और क्या होगा अगर वो यहाँ पर आ जाए। तभी इंद्रजीत बोलता है फिर एक युद्ध होगा, थोड़ी देर ही वो युद्ध चलेगा, युद्ध होएगा तो, और इसके बाद उन दोनों की मृत्यु होगी। उसके भाई को एहसास कराता है कि तुम मत भूलो कि हम राक्षस राज्य के ये राजा है और हमारा बाप रावण है, और उसके लिए हमारे लिए ये सब आम बात है और खून खराबा हमारी आदत है। तभी इंद्रजीत का भाई कहता है ये आपके लिए बहुत आसान है। और इसके बाद वो बोलता है कि जिसके पास खुद इंद्र का झुका हुआ सर हो। और इसके बाद वो बोलता है उसने अभी तक किसी को पराजय नहीं किया। तभी इंद्रजीत बोलता है कि तुम अपने लिए एक दुश्मन ढूंढो और उसे पराजित करो, और फिर तुम्हें पता चलेगा और मैं तुम्हारा अभिनंदन भी करूँगा। तभी हनुमान जी उन्हें राजा के पास ले जाते हैं, और तभी वहाँ पर जितने भी वानर रहते हैं वो राम और लक्ष्मण पर शक करते हैं और अपने बहाने उनकी तरफ तार देते हैं। और तभी हनुमान सुग्रीव को बताते हैं कि हमारे मित्र है, और राजा सुग्रीव कहते हैं कि, और तभी राजा सुग्रीव बोलते हैं कि तुम ये तय नहीं करोगे कि ये हमारे मित्र है या शत्रु। और तभी वो राम से उनके आने का कारण पूछते हैं, तो राजा सुग्रीव, तो राम सब उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से एक रावण ने हमारी धर्मपत्नी का अपहरण किया। और इसके बाद वो बोलते हैं कि हम आपसे मदद मांगने आए हैं। और तभी सुग्रीव पूछते हैं कि तुम्हारे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे। और राम उन्हें बताते हैं कि उनकी तरह वो भी वनवास काट रहे हैं। तभी लक्ष्मण बोलते हैं कि हम खुद ही सीता माता को रिहा करवा लेंगे। और तभी राजा सुग्रीव बोलते हैं कि, और तभी वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि मेरे और मेरे भाई के बीच भी तुम्हारी तरह ही संबंध थे। आज उसकी भाई की वजह से आज मैं किष्किंधा से निकाल चुका हूँ। और इसके बाद वो अपनी स्टोरी भी बताते हैं। बोलते हैं कि एक मायावी असुर था जिसने कि कई राजाओं को वध करने के बाद हमारे भ्राता सुग्रीव के ललकारते हैं और उन्हें युद्ध के लिए बुलाते हैं। और मेरे भाई ने उस युद्ध को स्वीकार कर लिया, और इसके बाद मेरे भाई ने उस मॉन्स्टर को बुरी तरीके से पीटा, यानी दोस्तों जो राक्षस था उसे बुरी तरीके से मारा और वहाँ से भगा दिए। और तभी वो वापस चला गया, और इसके बाद वो कई लोगों से मिला, और इसके बाद वो बोला कि जब तक कि, और तभी दोनों भाई डिसाइड करते हैं इसी के बाद कि जब तक हम इस मायावी को मार नहीं देते जब तक हम इसका पीछा करेंगे। और इसके बाद पीछा करते करते वो एक गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। और तभी बाली ने डिसाइड किया है कि मैं अंदर जाऊंगा और तुम्हें यहीं पर रुकने के लिए बोल दिया, मुझे यानी कि मुझे यहीं रुकने के लिए बोल दिया। और इसके बाद सालों तक हमारा बाली बाहर नहीं आया। और इसके बाद हम सब समझ गए कि वो अब कभी नहीं आएगा। और इसके बाद किष्किंधा राज्य बिना राजा के था, और इसके बाद मैंने गद्दी संभाली सभी लोगों के कहने के बाद। और इसके कुछ दिनों बाद ही जो मेरा भाई है वो उस गुफा से बाहर आया और बुरी तरीके से बदल चुका था, और वो पहला जैसा मेरा भाई नहीं रहा था, वो बदल चुका था। वो गुफा से जैसे ही बाहर आया उसने मुझे जो राजगद्दी अपनाने के कारण मुझे किष्किंधा से निकला दिया। और इतना ही नहीं कि उसने मुझे
निकाला तो सही और मेरी पत्नी को भी बंदी बना लिया। और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे इस बात पर पछतावा होता है कि मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। तभी सुखवीर उनका साथी कहता है कि आपने अपने राज्य की भलाई के लिए फैसला लिया था, और तभी बोलता है कि आप बाली का सामना नहीं कर पाते और वो हम सभी को बंदी बना लेता। और तभी जो हमारे हनुमान जी है वो बोलते हैं कि हम उन्हें हरा देंगे श्री राम की सहायता से। और इसके बाद वो सुग्रीव के साथ कहते हैं, और वो जिनमें से एक आदमी बोलता है हनुमान से कि ये कैसे सामना कर सकते हैं हमारे महाराज का, सुग्रीव का। और इसी के बाद वो बोलते हैं ना तो इनके पास कोई तलवार है और ना ही कोई गधा, ये कैसे उसका सामना करते हैं। तभी सुग्रीव कहते हैं, और तभी वो कहते हैं कि ना तुम देव लगते हो ना असुर, तुम कौन हो। तभी जो हमारे राम हैं वो उनका कमान उठा लेते हैं और ज़मीन पर रखते हैं और एक तीर निकाल कर चलाते हैं। और तभी एक तीर उठाते हैं और इसके बाद वो चलाते हैं, तभी वो तीर कई सारे जो पेड़ है उनको काट देता है। और तभी वो पेड़ों को काटते हुए एक पेड़ से पर्दा हटाते हैं। इसके बाद सुग्रीव और उनकी पत्नी की तस्वीर आती है और वो उस फोटो को देखकर अपनी पत्नी की याद करता हुआ, और इसके बाद वो ये देखकर बड़ा थोड़ा दुखी सा हो जाता है और वो श्री राम की मदद करने के लिए मान जाता है। और इसके बाद वो लक्ष्मण से थोड़ी बात करता है और इसके बाद वो कुछ आभूषण बताता है, और श्री राम उसे देखकर लक्ष्मण जो हमारे हैं वो बोलते हैं कि ये जो ये आभूषण हैं ये तो सीता माता के हैं। तभी हनुमान बोलते हैं कि ये मुझे एक पेड़ पर लटके हुए मिले थे जब उसने एक आसमान से आती हुई एक चीख सुनी थी। तब हनुमान अफसोस करते हुए कहते हैं, और काश मुझे पता होता कि वो एक स्त्री की आवाज़ है तो मैं उसी दिन उसे पकड़कर आपके सामने पेश कर देता, और मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। और तभी जो हमारे राम कहते हैं हनुमान को कि तुमने हमारी उम्मीद को वापस जगा दिया है। और इसके बाद सुग्रीव जो है वो बोलते हैं कि हम अभी तक नहीं जानते कि जो हमारा जो सीता है उनका अपहरण किसने किया है, ना ही वो आम आदमी होगा, क्योंकि उसके पास जो इतने सारे जो यंत्र थे वो थे, और इसके बाद हमें उसका पता लगाना पड़ेगा। और तभी उनमें से एक आदमी बताता है कि उसे कई सारे देवता को परास्त किया है, और इसके बाद देवता उसे लंकेश्वर रावण के रूप में जानते हैं। और तभी जो श्री राम है वो बोलते हैं कि हमें थोड़ी और जानकारी बताइए जो हमारे जो रावण है उसके बारे में। तो दोस्तों एपिसोड यहीं समाप्त होता है, और ये हमारी वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन तो दोस्तों एपिसोड आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और इसके साथ कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए कि आपको एपिसोड 2 कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम एपिसोड 3 भी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों एपिसोड से जो 2 है उसके तरफ बढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपको एपिसोड नंबर 2। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को आपसे सब्सक्राइब कर ले। एपिसोड 2 के अंदर बताया जाता है जो दानवों का जो राजा रहता है वो क्रोध में आ चुका है, और इसके साथ वो धरती पर उतर चुका है खून की नदियाँ बहाने के लिए, और कई सारी उसके साथ सेना है। और दूसरी तरफ बताया जाता है वहीं से सीन जहाँ एपिसोड जो हमारा 1 ख़त्म हुआ था वहाँ पर बताया जाता है हमारे हनुमान और लक्ष्मण और इसी के साथ राम को। तभी इसके बाद हनुमान को कुछ चहचहाट सुनाई देती है और वो राम और लक्ष्मण को वहीं रोककर देखने के लिए जाने के लिए बोलता है। और तभी एकदम से एक राक्षस झाड़ी में से बाहर आता है, और तभी राम देखते हैं कि उसके पैर एक जाल के अंदर फंस रखा है, और इसके साथ देखते हैं कि उसके साथ एक बच्चा भी है। और श्री राम उसके पास आते हैं और उसे उस
जाल से मुक्त कराते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इसके बाद वो जो राक्षस है वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमारे जो हनुमान है वो पूछते हैं कि राम जी, ये तो एक राक्षस था, फिर भी आपने इसकी मदद क्यों की? और तभी वो बोलते हैं कि हर कोई हमारा शत्रु नहीं रहता और हर किसी को जो मृत्यु वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि युद्ध हमारा आखिरी ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि हमें जहाँ तक हो किसी भी चीज़ को यूं ही सुलझा लेना चाहिए। और तभी जो हमारे जो राम है वो पूछते हैं हनुमान से कि तुम्हारे जो राजा हैं उनके पास इतनी सेना भी है जो हमें ये युद्ध जिता सके। और इसी के बाद हनुमान उन्हें चुप रहने के लिए बोलते हैं और इसके बाद वो हनुमान जी उन्हें एक गुफा के अंदर रह जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हम और भी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के रूप में राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ उन्होंने अजीब उपलब्धि पुरस्कार भी जीता और दादा साहब फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ कई पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और पुरस्कार समारोह में उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं और कुल मिलाकर लगभग 22 के लिए नामांकित किए गए हैं। के साथ फिल्म फेयर में भी किसी भी प्रमुख अभिनेता श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकारों में से एक है। अभिनय के अलावा बचपन ने प्रसिद्ध गायक और फिल्म निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ताओं के रूप में भी काम किया है। जैसे कि आप जो हमारा शो आता है केबीसी, उसके अंदर देख सकते हो अमिताभ बच्चन को, और आप सभी पूरा भारत उन्हें जानता होगा। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, जिसका पूरा नाम है, उसके अंदर आपने देख लिया होगा और बड़े अच्छे लगते हैं वो इस अंदाज के अंदर। आज उनकी उम्र जैसे ही मैंने आपको बताया दिया 80 साल हो चुकी है, फिर भी वही अंदाज उनका बढ़िया लगता है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में भी अपना होस्ट के रूप में काम किया। जैसे मैंने बताया आपको, उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 1985 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में मध्य विभूषण में सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उसमें आगे की दुनिया में उनके असाधारण करियर के लिए 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान और नाइट ऑफ द सीजन ऑफ ऑनर्स में सम्मानित किया। बच्चन ने हॉलीवुड फिल्म बाज लुhrmann की द ग्रेट गेट्स 2013 में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक गैर भारतीय सहृदय चरित्र मेयर और फोक्सवागन की भूमिका निभाई। भारतीय उपमहाद्वीप से परे उन्होंने अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और पूर्व अफ्रीका और मॉरिशस और मध्य पूर्व, विशेष संयुक्त रूप से संयुक्त अरब अमीरात प्रांत और मिस्र और इसके साथ और भी कई बड़े देशों में अपना नाम बौछार किया। उन्होंने लोगों का एक बड़ा विदेशी अभिग्रहण किया, रूस जैसे कि कनाडा जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। बच्चन का जन्म जैसा कि मैंने आपको बताया 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में, जैसे कि, और इसके साथ हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। हरिवंश राय बचपन का एक अवधी हिंदू कस्त थे, जो कि अवधी हिंदी उर्दू में धारावाहिक थे। हरिवंश का पूर्व जन्म भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज तहसील के बापूपट्टी नामक गांव से आए थे। तेजी बच्चन एक पंजाबी थे। मैसूर पंजाब और ब्रिटिश भारत वर्तमान फैसलाबाद और पंजाब पाकिस्तान से सिख शास्त्री बच्चन का एक छोटा बेटा। उसने 5 साल छोड़ी और बचपन के माता पिता शुरुआत से उनका नाम इनकलाब क्रांति के लिए हिंदुस्तानी रखने जा रहे थे, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय रूप से इस्तेमाल किए जाए इनकलाब जिंदाबाद, जो कि अंग्रेजी में लॉन्ग लाइट द रिवॉल्यूशन के रूप में अनुदेशित है, से प्रेरित है।
अमिताभ बच्चन नाम उनके पिता को कवि सुमित्र नंदन पंत ने सुझवाया। हालांकि उनका उपनाम श्रीवास्तव था। अमिताभ बच्चन के पिता, जिन्होंने जाति व्यवस्था को विरोध किया था, ने बच्चन नाम और बोलचाल की हिंदी बच्चे की तरह अपनाया था, जिसके तहत उन्होंने अपने सभी कार्यों को करना चाह रहे थे। तो उन्होंने बच्चन की मां ने फैसला किया कि परिवार का नाम श्रीवास्तव की बजाय बच्चन होना चाहिए। इसी अंतिम नाम के साथ अमिताभ बच्चन की फिल्म में शुरुआत की और उन्हें सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए। बच्चन अपने तत्काल परिवार के लिए उपनाम बन गए और बच्चन के पिता की मृत्यु 2003 में और माता की मृत्यु 2007 में हो गई। बचपन की माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद में लड़कों के हाई स्कूल, कॉलेज और नैनीताल में सैल्यूट कॉलेज में हुई थी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने 1986 में किरोड़ीमल कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। जब वे बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी की थी तो उनके पिता पृथ्वीराज कपूर के संपर्क किया करते थे, जो कि पृथ्वी थिएटर के संस्थापक और कपूर के पितामह थे। और दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको और भी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को शेयर भी कर दें। और इसी के साथ यदि आपको और भी किसी मूवी की हिंदी डिटेल जाननी हो या उसकी और भी कुछ स्टोरी जाननी हो, एक्सप्लेनेशन जाननी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दें, चाहे वो 1919 के ज़माने की हो या आने वाले 2022-20 की हो। हम आपके लिए उसकी एक्सप्लेनेशन चलचला लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश तक। और मार्वल स्टूडियो की ब्लैक पैंथर जो मूवी आ रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लेके आ रहे हैं जल्द से जल्द। कल की तारीख में कई मूवीज रिलीज होने वाली है, जैसे कि ऊंचाई, जिसकी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिलने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं अभिनय परिवार ये देखने के लिए कि उनका उद्घाटन, लेकिन कपूर ने कई प्रोत्साहन नहीं दिया। बच्चन अभिनेता बनने से पहले राजीव गांधी और संजय गांधी के मित्र थे। जब वे कई दिल्ली में रहते थे तो उनके साथ समय बिताते थे। बचपन का परिवार राजनेताओं के नेहरू गांधी परिवार के बहुत करीब था। जब सोनिया गांधी अपनी शादी में इटली से पहली बार भारत आई तो बच्चन ने 13 जनवरी 1986 को पलाव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने शादी से पहले बच्चन के घर पर अपने माता पिता के साथ 48 दिन बिताए थे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनकी होने वाली बहू बचपन परिवार से हो, हिंदू रीति रिवाज सीखे, और उन्होंने शादी से पहले बहू को घर में रखने की उचित नहीं समझा। उसने बचपन परिवार पर भरोसा किया और सोनिया को अपने घर पर रखने का फैसला किया। और बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के एक न्यूज़ रिपोर्ट के रूप में भूमिकाओं के लिए आवेदन किया, लेकिन ऑडियो में विफल रहे। कोलकाता में बड़ कंपनी के लिए व्यवसाय के कार्यकारी बने गए और अपनी फिल्म का करियर शुरू करने से पहले थिएटर में काम किया। और ऐसा माना जाता है कि अमिताभ बच्चन का करियर की पसंद में उनकी मां का कुछ प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया उन्हें सेट स्टेज रहना है। और बच्चन ने 1970 में मरण सेना के राष्ट्रीय परंपरा पुरस्कार और फिल्म भुवन सोम में एक आवाज़ी कथाकार के रूप में अपनी फिल्मों की शुरुआत की। और ख्वाजा अहमद अफजल द्वारंदेसी, उत्पल दल, अनर अली और मधुर और उजला आग नटराज सिंह फिल्म का 7 हिंदुस्तानी में उनकी पहली अभिनय भूमिका 7 पात्रों में से एक थी। आनंद 1961 ने पीछा किया, जिसमें बच्चन ने राजेश खन्ना के साथ अभिनय किया। जीवन के प्रति एक सन की दृष्टिकोण के साथ एक डॉक्टर के रूप में उनकी भूमिकाओं ने बच्चन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का
पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। इसके बाद उन्होंने परवान में 1991 में एक मोहक प्रेम हत्यारों के रूप में अपनी पहली विरोधी भूमिका निभाई। परवाला के बाद रेशन और शोर 1991 के सही कई फिल्मों में आई। इस समय के दौरान उन्होंने फिल्म गुड्डी में एक अंतिम भूमिका निभाई जिसमें उनकी भावी पत्नी जय वर्धनी का अभिनय किया। उन्होंने फिल्म बाबूजी का एक हिस्सा सुनाया और 1972 में उन्होंने MS राजनाथ द्वारा अनिल सिंह रोड एक्शन कॉमेडी बॉम्बे टू गोवा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई मध्य के रूप में सफल रही। इसकी शुरुआत के दौरान बच्चन की कई फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन किया और माला सिन्हा के साथ उनकी एकमात्र फिल्म संजोग 1972 की भूमिका बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। और अब बात करते हैं हम इनका जो समय था 1973 से 1974 के बीच में। इन्होंने धमाकेदार अपना नाम कमाया। बच्चन संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने एक असफल नावगंतुक के रूप में देखा गया जो कि 30 वर्ष की आयु तक 12 फ्लॉप्स और केवल 2 हिट थे और बॉम्बे टू गोवा में मुख्य भूमिका और आनंद में सहायक भूमिका के रूप में। उन्होंने 1993 में फिल्म बंदे हाथ के लिए संग OP गोयल और लेखन ओपरी रहंस द्वारा दोहरी भूमिका वाली फिल्म का पेशकश की गई। ये बच्चन की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। बच्चन को जल्द ही पटकथा लेखन और जोड़ी साली जावेद द्वारा खोजा गया जिन्होंने साली खान और जावेद अख्तर शामिल थे। जंजीर की कहानी पटकथा और उपकथा 1993 में मुख्य भूमिका एग्री यंग मैन व्यक्तिगत रूप पर संकलित थी और इसी साथ प्रकाश महने के रूप में शामिल हुए जिन्होंने फिल्म के साथ और निर्देशक के रूप में उपकथा में शामिल हुए। और दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं, इनकी हम थोड़ी और डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं और भी डिटेल हम आपको बताते हैं। जंजीर हिंसक एक्शन वाली एक अपराधी फिल्म थी जो कि आमतौर पर इसे हमारे पहले ही रोमांटिक थिएटर वाली फिल्मों में विपरीत थी और इसे अमिताभ की एक नई व्यक्तिगत बॉलीवुड सिनेमा की एंग्री यंग मैन में स्थापित की गई। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपनी पहली फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकित अर्जित किया। बाद में फिल्म फेयर ने उन्हें बॉलीवुड इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शनों में से एक माना। यह फिल्म एक बड़ी सफलता थी और उस वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी जिसे बॉक्स ऑफिस पर बचपन के सूखे जादू को तोड़ दिया और उन्होंने एक स्टार बना दिया। और दोस्तों ऐसा तो कई सारे इन्होंने मूवीज़ की है और कई नाम कमाए हैं। यदि हम सबको एक्सप्लेन करने में बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए हम इनका थोड़ा पार्ट स्किप करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन इससे पहले हम आपको इनके जो पुरस्कार है और फिल्म्स हैं उनकी थोड़ी लिस्ट आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बारे में। तो अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको सभी को पता होगा, उन्होंने 1970 में 7 हिंदुस्तानियों के साथ अभिनय की शुरुआत की और मरण सेना की साथ भवन शो में 1970 में सुनाई और बाद में ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद 1971 में आई जो कि डॉक्टर भास्कर बनर्जी के रूप में दिखाई दिए जिन्हें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। 1963 में बचपन ने उन्होंने जंजीर में काम किया, इसके साथ और भी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की। 2 साल बाद यश चोपड़ा की दीवार में काशी कपूर के साथ दिखाई दिए और अभिनेता नामांकन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। और रमेश सिप्ला की शोले 1975 में भी अभिनय किया है जिसे माना जाता है कि हंस वाली के महान भारतीय फिल्म में एक। कभी कभी 1986 में दिखाई दी और इसके साथ 1970 में एथलीन में अभिनय करते हुए दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने डॉन जो कि बड़ी सुपरहिट फिल्म थी
80 के अंदर जो फिल्म वो 1990 के अंदर ये फिल्म आई डॉन, जो भी बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। 1980 के दशक में बचपन के एक्शन की फिल्म के सहित फिल्म में कास्ट किए गए। और दोस्ताना 1980 में, शान 1980 में, और कल्याण 1981 में, और सिलसिला 1981 में, और 1982 में शक्ति, और इसके साथ दिलीप कुमार के साथ 1980 के दशक में भी लोकप्रिय हो गए। और दस्ताना 1980 में, 1980 में शान, राम बलराम 1980 में, 1921 में अंदर क्रांति, और नसीब 1981 में, तवारिया 1981 में, और अनुसंधान 1981 में, कालियान 1981 में, सतह पे साथ है, देश प्रेमी 1982 में, और नमक हलाल 1982 में, खुद्दार 1982 में, बेसीमान भी 1982 में। और 1983 में इन्होंने 3 बड़ी सुपरस्टार फिल्म की, कानून, महान, कुली, जो कि बड़ी सुपरहिट रही। कुली 1983 की शूटिंग के दौरान उन्हें लगभग घातक चोट लग गई, और बाकी 4 वर्षों 1984 से 1987 में उनका क्रमवार कम हो गया। लेकिन उन्होंने इकलाब 1986 में, शराबी, गिरफ्तार मर्द 1985 में, आखिर वास्तव 1986 में, और 1998 में शहंशाह में दिखाई दे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ज़माने में चलने वाली फिल्मों में से एक बनी। 1 साल बाद बच्चन ने मुकुल एस अर्न के अग्निपथ 1990 में काम किया है, और हंस में अभिनय किया 1991 में। और भी कई ज़बरदस्त फिल्में आती रही इनकी। 8 मई 1982 को रिलीज हुई खुदा गवाह की एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता रही। 1986 में उन्होंने अपनी फिल्म निर्माता कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसमें पहली फिल्म तेरे मेरे सपने 1986 में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। और 2000 में 55 आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए, इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। उसी वर्ष के दौरान उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट के रूप में अपनी टेलीविजन डेब्यू किया। तब से उन्होंने तीसरे सीजन को छोड़कर उसके हर सीजन के मेजबानी की है। इसके बाद उन्होंने आगे 2002 में एक छोटे स्वभाव वाले बेघर बागवान 1902 में, और काफ़ी 2004 में, और इसके साथ 2005 में उन्हें संजय लीला भंसाली की ब्लैक में आधी और बहरी लड़की की शिक्षक के रूप में अभिनय किया। और इसके साथ 2009 के अंदर उन्होंने प्रोजेरिया रोग भूमिकाओं में निभाई। और भूतनाथ 2008 में, जो कि बच्चों की बड़ी फेवरेट है, भूतनाथ रिटर्न्स 2014 के अंदर, पीकू 2015 में, और इसके साथ बचपन में चतुर खिलाड़ी 1987 में, और लगन 2001 में, परिणीता 1905, और 202 2005 में, 14 अक्बर 2008, रावण 2011, और कृष 3 2013 के अंदर। और उन्होंने लावारिस 1981 के अंदर की, और भी कई सारे पसे गाय के रूप में काम किया। और फिल्में तो मैंने आपको बताई दी। आज के बाद हम इनकी जो अपकमिंग मूवीज़ है उनकी भी हम थोड़ी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि आने वाली ऊंची उड़ान में आपको मेन लीड के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और भी कई कौन बनेगा करोड़पति सीजन के अंदर आपको अमिताभ बच्चन ही देखने को मिलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अमिताभ बच्चन की तो सारी डिटेल हमने आपको बताई दी। और अब अनुपम खेर की थोड़ी डिटेल हम आपको बता देते हैं, जो कि ज़बरदस्त कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म टेलीविज़न संस्थापक के पूर्व अध्यक्ष, 530 से अधिक फिल्मों में, मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में कई नाटकों में अभिनय करने वाले लंबे करियर में खैर को भारत के बहुमुखी फिल्म अभिनेताओं में से एक माना जाता है। हालांकि चरित्र भूमिकाओं में टाइपकास्ट उन्होंने कई समीक्षाओं द्वारा प्रकाशित और सामान्य भूमिकाएं निभाई है। 8 फिल्में पुरस्कार शामिल है। 2004 में पद्मश्री सम्मानित किया गया, और 2016 में पद्म भूषण इन्हें दिया गया। और इससे पहले गजेंद्र चौहान इनका नाम था, इसके और बीपी सिंह इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 7 मार्च 1955 में हुआ। शिमला, भारत, पंजाब
शिमला पंजाब भारत के अंदर हुआ, हिमाचल प्रदेश वर्तमान के अंदर है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे बढ़ के इनकी डिटेल और बताते हैं। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीए किया और इसी तरह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चले गए और ये एक एक्टर के साथ फिल्म निर्माता के साथ टेलीविजन में भी काम कर रहे हैं अभिनय कोच के रूप में। और हिंदी फिल्मों में काम करने के अलावा उन्होंने गोल्ड ग्लोब नामक बैड इट लाइक बेहमक 2002 में एग ली की गोल्डन विजेता लस्ट कोशन 2007 में डेविल ऑफ रसेल में ऑक्स के साथ भी और भी कई सारी मूवीज में आपको देखने को मिले होंगे। उन्होंने अपने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड और भारत में राष्ट्रीय नाट्य अभिधान के अध्यक्ष के रूप में काम किया। खैर को अक्टूबर 2017 में भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्था अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति विवादग्रस्त थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें समर्थन को देखते हुए एक साल बाद उन्होंने अमेरिका टीवी शो न्यू एम्स्टरडैम के लिए अपना कार्य प्रतिनिधि हवाला देते हुए MFI के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला में हुआ और 1988 में खेर ने नई दिल्ली राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अपने स्नातक पूरा किया। करियर के बारे में बात करते हैं। बॉम्बे वर्तमान मुंबई में एक अभिनेता के रूप में अपने संघर्ष के दिनों में वे एक महीने में रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोए थे और ये भी दिन उन्हें देखने को मिला था। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोते 1985 में 29 वर्ष के खैर ने एक सर्वित मध्यवर्गीय व्यक्ति की भूमिका निभाई जो कि अपने बेटा के सारांश में खो देते हैं। और खैर ने कहा कि उनके कम उम्र अपने बाल खो दिए थे और इस प्रकार उनकी पहली भूमिका 29 साल में और उम्र 65 व्यक्ति थे। इसके बाद उन्होंने अनुपम अंकल से ट्यू अनुमा और अंकल जैसे टीवी शो में मेजबानी की और उन्होंने शाहरुख खान के साथ कई फिल्मों में अभिनय किया जैसे कि डर जो कि आई 1993 में और जमानी दीवानी 1995 में, दिलवाले दुल्हनिया ले जाए 1995 में, 1986 में चलहत कुछ कुछ होता है 1998 में, मोहब्बतें 2000 के अंदर, वीर जंजीर 2004 के अंदर, जब तक है जान 2012 के अंदर, हैप्पी न्यू ईयर 2014 के अंदर। उन्होंने ओम जे जगदीश 2002 में नरसंग एकदम रखा और इस मैंने गांधी को नहीं मारा 2005 का निर्माण किया और इसके साथ और भी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी जैसा कि 2012 में उन्होंने एकात्मिक पुरस्कार जीता और सिल्वर लाइक्स फ्लैट में भी सही अभिनय किया। खैर ने कुछ भी हो सके नाम अपने जीवन के बारे में एक नाटक भी लिखा है। जी हाँ दोस्तों, और भी कई उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इनके जो अपकमिंग मूवीज है उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि अभी लिस्ट और भी ज़्यादा लंबी होने वाली है तो हम फटाफट सबके नाम बता देते हैं आपको। जो इनकी अपकमिंग मूवीज़ है उनके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त अपकमिंग इनकी मूवी है जो कि आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी 2018 से बात कर लेते हैं। बाबा काली भेड़ और होटल मुंबई और लव सोनिया और द एक्सीडेंट प्राइम लिमिटेड और एक दिन न्याय दिया गया और द कश्मीर फाइल्स बहुत ही ज़बरदस्त, आप सभी को जानते होंगे इसके बारे में और बहुत ही धमाकेदार इसने अपनी कमाई की और नरेंद्र मोदी भी इसे देखने गए। इतनी ज़बरदस्त मूवी थी, लगभग 30 करोड़ के बजट में इसने फोड़ दिए 500 करोड़। अब हम बताते हैं इनकी अपकमिंग मूवी। सबसे पहले इनकी अपकमिंग मूवी आपको देखने को मिलने वाली है हस्ताक्षर और शिव शास्त्री बलबोला और IB 71 और नौटंकी और कुछ खट्टा हो जाए, कागज 2 आपातकालीन जयशंकर प्रकाश नारायण द्वारा ये फिल्म की जाएगी। तो दोस्तों आपको मिल गया नया सरप्राइज क्योंकि इनकी इतनी सारी अपकमिंग मूवीज आ रही है और आपको देखने को ये मिलने वाले हैं।
तो इनकी तो डिटेल हो गई। हम फटाफट से जो अगले सुपरस्टार है उनके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल हम आपको बता देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। अब हम बात करते हैं बोमन ईरानी। बोमन ईरानी का जन्म 2 सितंबर 1960 के अंदर हुआ। एक भारतीय अभिनेता और फोटोग्राफर और आवाज़ कलाकार है, जो कि मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। इन्होंने अपने करियर में लगभग 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। इनका जन्म बॉम्बे में ही हुआ। इसलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते फटाफट इनके बारे में। ये कई मूवीज़ में अपनी आवाज़ भी दे सके है। ईरान का जन्म 2 दिसंबर 1960 के अंदर बॉम्बे में हुआ था। ईरानी पारसी परिवार से है और ईरानी का जन्म 6 महीने पहले उनके पिता की मृत्यु के बाद हुआ, और साथ ही ADHD और एक लीव के साथ भी, और इसी के साथ उन्होंने माँ भी 18 नवंबर 1986 में 9 जून 1981 के अक्सर उन्होंने लाइव डैश सिनेमा में बार बार फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित करती थी, जहाँ वे स्कूल के बाद रोजाना जाते थे उनके छायांकन और कला का निरपेक्ष करने के लिए। उन्होंने सेंट मेरी स्कूल में अपने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और BDI कॉलेज में साल का बेड कोर्स किया। अब फटाफट इनकी जो मूवीज़ हैं उनके बारे में भी थोड़ा मोटा बता देते हैं आपको। अब इन मूवीज़ भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इनकी मूवीज़ की बात करते हैं। 2019 के अंदर आई टोटल धमाल, जो कि बड़ी सुपरहिट थी, और PM नरेंद्र मोदी, झलकी और कप्पन और चाइना में बना और चलान, और इसके साथ 2020 में मस्का, और 2021 के अंदर 83 जो कि फ्लॉप मूवी थी फारूक इंजीनियर के रूप में। रनवे 34 आपको देखने को मिलने वाली है, 2022 के अंदर देखने को मिली थी। और जायस भाई जोरदार के अंदर भी आपको मेन जो रोल है वो मेन रोल के साथ आपको इनके जो एक्टर है उनके पिता के रूप में देखने को मिले थे। ऊंचाई में आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आने वाली जो तारीख है 11 तारीख को आप यदि मूवीज़ देखने जा रहे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है बुक माई शो की। आप यदि उस लिंक से डाउनलोड करते हो ऐप को या फर्स्ट आप यूज़र हो तो आपके लिए बढ़िया ऑफर है। 50% डिस्काउंट आपको मिल सकता है मूवी टिकट के ऊपर। आप जाकर एंजॉय कर सकते हो, और पॉपकॉर्न समोसे भी उसका अलग वाउचर है। आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो वाउचर भी आपको दे दूंगा, जिससे कि आप समोसा कचौड़ी भी उसके साथ फ्री ले सकते हो पॉपकॉर्न। और अब वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। तो वीडियो में आपका एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर यदि नए हो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली अपकमिंग सारी जो नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इसके साथ यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और यदि आपको और भी किसी मूवीज़ अपकमिंग मूवीज़ 2023 के अंदर आने वाली मूवीज़ के ट्रेलर के बारे में भी जानकारी चाहिए, या आपको 1999 से 2022 तक जो भी मूवीज़ आने वाले हैं उनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, या और यदि आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ उनके डिटेल भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दिए। यदि वो मूवी कोई सी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, हम आपके लिए उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर लेकर आएंगे। हिंदी के अंदर हम उस मूवी को एक तरह से डब करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द ऐसी वीडियो लाने की कोशिश आप तक कर रहे हैं। तो शेयर के साथ आप एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, और साथ ही उस मूवी का नाम लिख दीजिए जिसकी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाएं।